नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की इस खास क्लास को देखने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। जितने ऐसे छात्र हैं क्लास के अंदर आ चुके हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फटाफट से मुझे बता दीजिए कौन कौन ऐसा छात्र है जो क्लास में आ चुका है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आप लोगों के लिए जिस स्तर की अब ये मेहनत चल रही है वो एक अलग ही लेवल पर है। राहुल फौजी क्लास में, वीआईपी मासूम क्लास के अंदर इंडियन आर्मी है, संजना प्रसारी हैं और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो अलग अलग देश के कोनों से क्लास में आ चुके हैं और आरआरबी एनटीपीसी की इस क्लास को लेने के लिए तैयार हैं। तो फटाफट बता दीजिए, युगांडू में भाऊ कहाँ रहते हो? भैया मैं तो कहीं भी रह लेता हूँ, ठीक है। एक बार बताओ कैसे हैं आप लोग, ठीक है। स्टार्ट करते हैं चीजों को बगैर परेशानी के। फटाफट बता दो, कोई दिक्कत तो आपको नहीं है? कोई दिक्कत तो आपको नहीं है, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, फटाफट बताओ। ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं चीजों को। देखो, आरआरबी एनटीपीसी 2026 कमाल का पेपर होता है, क्योंकि इसमें आपको अलग अलग स्तरीय जॉब्स होती हैं। जो रेलवे में एंट्री का सबसे बेहतरीन आपका जॉब हो सकता है। मतलब अगर रेलवे की जॉब करनी है तो आप आरआरबी एनटीपीसी की जॉब करिए। आपका जीवन भी सुरक्षित रहेगा, आप भी सुरक्षित रहेंगे और माहौल भी पूरा बना के रखेंगे, ठीक है। और जो बच्चे हमसे डिमांड कर रहे हैं कि सर करंट अफेयर की जो पीडीएफ नहीं आई है, सारी की सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है, सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो फटाफट बता दो कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ने के लिए तैयार हैं आरआरबी एनटीपीसी के कंटेंट को, ठीक है। रात को हर रोज 10:30 बजे आपकी एक क्लास चला करेगी। यह क्लास आपकी कभी नहीं रुकने वाली, कभी नहीं झुकने वाली, इसके लिए रेडी रहना। चंदन कुमार, विन3 ओपी, कीर्ति गुप्ता, अनुराग सिंह, ठीक है, डुग्गू, रेलवे मैथ, अनुपम शुक्ला, अनुपम सैनी, वीआईपी मशरूम, ठीक है, और संदीप सोनी। बहुत गणे वाला कान लग रहे हैं क्लास में आज भाई साहब। दानिश क्या हाल से हैं, के ढंग से, ठीक से है, ठीक है। चलो फिर, चलो जी स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताऊं, जो आरआरबी एनटीपीसी होता है, आरआरबी एनटीपीसी आपको देखने को मिलता है 2026 का एग्जामिनेशन है। फॉर्म्स 25 में ही इसके भरे गए थे। जय श्री राम, जय श्री राम निक्की। इसके जो फॉर्म्स भरे गए थे, फॉर्म्स वो कब भरे गए थे? 2025 में इसके फॉर्म्स भरे गए थे। और अगर मैं बात करूं तो इसका जो एग्जाम है वो आपको 2026 में देखने को मिल रहा है। एग्जाम इसका 2026 में आपको देखने को मिल रहा है। इस क्लास की टाइमिंग मैंने रात को इसलिए रखी है ताकि रेलवे में वर्किंग बच्चे वो होते हैं जो कहीं ना कहीं या तो जॉब में हैं या ग्रुप डी के अंदर ही कार्यरत हैं या कहीं और कार्यरत है, वर्किंग में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ इसी वजह से इस क्लास को इस समय लिया गया है। इस क्लास की जो टाइमिंग है, क्लास की टाइमिंग कितनी है? रात के 10:30 बजे, 10:30 पर पीएम। कारण, रीजन ये है कि इसके अंदर मेजर वर्किंग बच्चे भी होते हैं। एनटीपीसी का एग्जाम, एनटीपीसी जो एग्जाम होता है वो वर्किंग बच्चे भी देते हैं, वर्किंग बच्चे भी देते हैं, वर्किंग स्टूडेंट्स भी देते हैं, इस वजह से। अब हम बात करते हैं एनटीपीसी के अंदर जो जीके जीएस होती है, इसका एक अच्छा खासा वेटेज आपको देखने को मिलता है। पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ये सब आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, याद रखना। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा जीके जीएस में, जैसे पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, ये सब तो आपके बेसिक टॉपिक होते हैं, ये सब तो आपके आने ही आने हैं। इसी के साथ साथ मैं चर्चा करूं तो आपके कुछ टॉपिक्स होते हैं जिनको हमें और समझना होगा, जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर है, करंट अफेयर्स है और स्टैटिक है, ये भी जरूरी है। इसके बाद आपको देखने को मिलता है साइंस का, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपको देखने को मिलती है। तो आज की जो क्लास है ये आश्रित है स्टैटिक जीके पर। कुछ बेस्ट लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पर पिक किए जाएंगे जो आरआरबी एनटीपीसी में बार बार आ रहे हैं, ठीक है। तो उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। आरआरबी एनटीपीसी में बेस्ट स्टैटिक जीके क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, स्टैटिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं। अगर आप तैयार हैं तो बता दीजिए। चलो, अच्छा रहा 100 के ऊपर आपने कुदा दिया, ठीक है। 100 के ऊपर कुदा दिया, ये अपने आप में एक बड़ा नंबर हो जाता है आजकल तो, ठीक है। मुश्किलों का दौर है, ये भी गुजर जाएगा। आपका सिलेक्शन तो जरूर होगा, आपके मोहल्ले में डीजे जरूर आ जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं चीजों को, ठीक, ओके। यहां हम स्टार्ट कर रहे हैं चीजों को। ये लीजिए, पहला सवाल आपके समक्ष है। राजकुमार सिंहजीत सिंह को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए 1986 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? सबसे पहले, राजकुमार सिंहजीत सिंह यह किस नृत्य से रिलेट करते हैं, ये सवाल आपका आएगा, बार बार इसके सामने देखने को मिलेगा। राजकुमार सिंहजीत सिंह के बारे में बात करते हैं, यह किससे रिलेट करेंगे? इनको अकादमी रत्न पुरस्कार भी मिल चुका है, टैगोर भी और संगीत नाटक अकेडमी भी। इनको संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड 1984 में मिला था। संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड, नाटक अकेडमी अवार्ड इनको मिला है। अकेडमी अवार्ड इनको कब मिला है? सर ये मिला है इनको 1984 में।
किसी भी आर्टिस्ट के लिए इस अवार्ड को लेना बहुत बड़े सम्मान की बात होती है। बात करूं टैगोर पुरस्कार, वो 2014 में मिला है। ठीक है, टैगोर पुरस्कार जो मिला है राजकुमार सिंहदेव सिंह को, टैगोर अवार्ड 2014 में मिला है। टैगोर अवार्ड जो मिला है वो 2014 में मिला है, 2014 में देखने को मिला है। अब हम बात करते हैं ये पद्मश्री से सम्मानित इनको किया जा चुका है, तो बताइए ये किस नृत्य से जुड़ेंगे, किस नृत्य से रिलेट करेंगे? सर ये मणिपुर के रहने वाले, तो ऑब्वियसली मणिपुर से रिलेट करेंगे। ठीक है, मणिपुर से रिलेट करेंगे, करेक्ट है, मणिपुर से रिलेट करेंगे। जो बच्चे पूछ रहे हैं ऐसा क्यों बताया गया, बेटा ये एनटीपीसी का सवाल है जो आपका ग्रेजुएट में पूछा गया था 2025 में, और ऐसे सवाल आ रहे हैं, आपके पंजे फट जाएंगे अगर सवाल आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अनुपम बहुत पिटाएगा बेटा। आगे बढ़ो, अगला सवाल दूसरा। उस्ताद जाकिर हुसैन एक भारतीय तबला वादक है, ये किसके पुत्र हैं? जाकिर हुसैन यह किसके पुत्र हैं? आपको तबले से रिलेटेड बहुत सारे पर्सन्स याद रखने पड़ते हैं। ठीक है, अब तबले से रिलेटेड मेजरली पर्सन है जो तबला बजाते हैं, मैं बात करता हूँ। जो तबला वादक है, तबला वादक फेमस, वो भी तबला वादक जो भारत में देखने को मिलते हैं, फेमस तबला वादक जो फेमस आपको भारत में देखने को मिलते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तबला वादक के बारे में बात करते हैं। अल्लाह रखा खान है, अल्लाह रखा खान, अल्लाह रखा खान है, अल्लाह रखा खान। ठीक है, इसके अलावा जाकिर हुसैन, शाहिद परवेज, जाकिर हुसैन है, लतीफ खान, लतीफ खान है, लतीफ खान, जाकिर हुसैन, ठीक है, लतीफ खान है। और आपका कई सारे जो घोष सरनेम वाले हैं वो भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। बट अगर मैं पॉइंट की बात करूं, करेक्ट कौन है? जाकिर हुसैन किसके पुत्र हैं? वादक के पुत्र हैं। यह उस्ताद अल्लाह रखा खान के पुत्र हैं। अगर मैं बात करूं, फयाज खान भी तबला ही बजाते हैं, अमजद अली खान तबला नहीं बजा रहे। ठीक है, बाकी अमजद अली खान इसके अंतर्गत आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, जाकिर हुसैन के बारे में आप याद रखना, इनको 2009 में ग्रैमी मिला है। जाकिर हुसैन को 2009 में ग्रैमी अवार्ड मिला है। 2009 में इनको, मेरे लिए दुआ करो ग्रैमी ले आऊंगा, इनको ग्रैमी मिल चुका है। संगीत का अवार्ड होता है ग्रैमी, 2009 में इनको ग्रैमी देखने को मिल जाएगा, ग्रैमी अवार्ड इनको मिला है 2009 में। ठीक है, याद रखना। 2006 में कालिदास सम्मान भी मिला है, 2006 में कालिदास सम्मान मिला है, और 1919 में इनको संगीत नाटक अकेडमी में मिला है। 2006 में आपका कालिदास सम्मान, कालिदास सम्मान, और 1919 में इनको क्या मिला है, जो है संगीत नाटक अकेडमी। 1919 में इनको मिलता है संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड है, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड देखने को मिल जाएगा, अकेडमी अवार्ड देखने को मिलेगा। तो ये कुछ इनका हिसाब किताब रहा है। दैट इज उस्ताद अल्लाह रखा खान, उस्ताद अल्लाह रखा खान देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलो अगला सवाल ये रहा तीसरे नंबर। एलिफेंटा की गुफाएं किस धर्म से रिलेट करती हैं और मेजरली किस रिलेट करेंगी? सर यह आपके एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और कमाल के क्वेश्चंस हैं ये आपके। तो एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो 2025 में आए हैं, ठीक है, 2025 में आए हैं, उनके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा कर रहे हैं। थोड़ा सा बताइए, बात करते हैं। ठीक है, चलो सीधे पॉइंट पे हम बात करते हैं। जो ये गुफाएं हैं एलिफेंटा, अजेंता एलिफेंटा, ठीक है, अजेंता एलिफेंटा, एलोरा, एलोरा भी है। एलोरा केव तो तीनों से ही रिलेट करेंगे, एलोरा केव्स तो आपकी तीनों से ही रिलेट करेंगे। बट ये जो केव्स है, 5 गुफाएं हैं इसके अंतर्गत, जिसके अंदर मतलब टोटल ये 1987 के अंतर्गत आपकी यूनेस्को में शामिल हुई है एलिफेंटा केव्स। ठीक है, टोटल 7 गुफाएं हैं मेरे ख्याल से, इसमें 7 गुफा थी जहां तक मुझे याद है, क्योंकि मुझे याद कर रखा है मैंने कि 1987 में 7 गुफाएं शामिल की गई थी। तो बेटा 7 ये है कहा, महाराष्ट्र में है, 1987 में यूनेस्को में आया है। और करेक्ट अगर मैं चर्चा करूं, 5 गुफाओं में से 7 गुफाओं में से 5 हैं हिंदुओं के लिए और जो 2 हैं वो बौद्धों के लिए। तो बताओ क्या क्या चीज का चयन करूं, बुद्ध छाटू या हिंदू छाटू? आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है? गुरुजी मेरा इलेक्ट्रॉनिक पढ़ना स्वीकार किया जाता है। ठीक है, स्वीकार किया जाता है। ठीक है, याद रखना यार, मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करता हूं कि मैं आपके लिए चीजें कर पाऊं। आपको ये जानकर बेहद अजीब लगेगा कि आज मेरी ये दिन की 14th नंबर की क्लास है, 14वें नंबर की क्लास है मेरी दिन की, और मैं ऐसे यहीं तन के खड़ा हूं। यहाँ मैं कोई नाटक नहीं कर रहा कि अरे मेरे तो घुटने चले गए, अरे मेरे तो कमर में दर्द है, अरे मुझसे चला नहीं जा रहा। नसों में खून बह रहा भाई साहब। करेक्ट आंसर मुझे हिंदू के साथ जाना पड़ेगा। पॉइंट क्या है कि 7 गुफाएं हैं, तो 5 इसमें हिंदू गुफाएं और 2 इसमें बौद्ध गुफाएं। हमें इसी हिसाब से इस चीज पर चलना पड़ेगा।
क्यों? क्योंकि जिनकी गुफाएं ज्यादा हैं उसी के अकॉर्डिंग आप स्ट्रक्चर को लेकर चलेंगे। नेक्स्ट, आपको ये सवाल कौन सा था? तीसरा, चौथे नंबर का सवाल ये रहा। महाबलीपुरम में 5 रथों में से 5वां रथ कौन सा है? इस बारे में बताना है। एनटीपीसी ये भी 2025 का ही क्वेश्चन है। 2025 एनटीपीसी मतलब याद रखना, अभी जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सब के सब एनटीपीसी 2025 के ही हैं। टैग देने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझ लेना। ठीक है, चलो याद रखना। करेक्ट आंसर की बात बताता हूं। द्रौपदी रथ, भीष्म रथ, कृष्ण रथ या कर्ण रथ। पूछा है 5वां रथ कौन सा है महाबलीपुरम में, वो द्रौपदी रथ है। ये स्मॉलेस्ट भी है। स्मॉलेस्ट रथ भी आपको यही देखने को मिलेगा। स्मॉलेस्ट रथ भी आपको यही देखने को मिलेगा। कौन सा? स्मॉलेस्ट रथ भी आपको यही देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो इसके अंतर्गत पूछा जाता है कि 7वीं सदी में किसके द्वारा बनवाए गए थे और किस वंश ने बनवाए हैं? 7th सेंचुरी में पल्लव डायनेस्टी के द्वारा नरसिम्हा ने बनवाए हैं। नरसिम्हा के द्वारा, नरसिम्हा ने इसको बनवाया है। नरसिम्हा के द्वारा बनवाए गए हैं, जो पल्लव डायनेस्टी से है। पल्लव डायनेस्टी से है, ठीक है, यानी पल्लव वंश से, जिसको सिम्हा विष्णु के द्वारा शुरू किया गया था। 7th सेंचुरी की बात है। पॉइंट ये भी है बच्चा कि जो 5 रथों में से सबसे बड़ा रथ कौन सा? युधिष्ठिर रथ सबसे बड़ा है। सबसे, ये सप्त पैगोडा रथ है। ये जो है ये सप्त पैगोडा भी है। इसके अलावा आपके 2 रथ आपको और देखने को मिलते हैं। यूनेस्को में कब शामिल हुआ? 1984 में यह यूनेस्को में शामिल हो जाता है। यूनेस्को में आपका ये शामिल हो जाता है, इसके बारे में याद रखना। ठीक है, चलो कब शामिल होता है सर? ये यूनेस्को में आपका शामिल हो जाता है, राइट। इट वाज एडेड टू द यूनेस्को। ये यूनेस्को में शामिल था 1984। ठीक है, मेरे ख्याल से याद रखें। सबसे बड़ा रथ मैं बता चुका हूँ, युधिष्ठिर रथ है। सप्त पैगोडा भी इसमें कहा जाता है। ठीक है, चलें नेक्स्ट है 5वां। सदाशिव मूर्ति आपको जो देखने को मिलती है, जो भगवान शिव के 3 पहलुओं को दर्शाती है, ये किन गुफाओं में पाई गई? सदाशिव मूर्ति। यार ये गुफाओं के जो क्वेश्चन है ये बहुत जरूरी बने हैं इस बार। एनटीपीसी के पेपरों में गुफाओं के क्वेश्चन बहुत जरूरी बने हैं और बार बार पूछे जाने योग्य भी सवाल है। तो यह आपको कहाँ देखने को मिले हैं? सर यह आपको देखने को मिले हैं एक ऐसी जगह जो महाराष्ट्र में है। 1987 में इसको यूनेस्को में शामिल किया गया। तो फटाफट मुझे बताइए। ठीक है, करेक्ट आंसर। सो सदाशिव मूर्ति के बारे में बात करता हूं, जो लॉर्ड शिवा की है। ये उदयगिरी केव से रिलेट कर नहीं नहीं नहीं, एलिफेंटा से रिलेट करेगी। एलिफेंटा से रिलेट करेगी। किससे? एलिफेंटा केव से रिलेट करेगी। 1987 में यह यूनेस्को में घोषित की गई थी। यूनेस्को में यह घोषित की गई थी 1987 में। यहाँ इसकी भी 7 केव्स ही हैं और यहाँ जो हमारे भगवान शिव जी हैं, इनका सदाशिव रूप आपको देखने को मिलेगा। सदाशिव रूप आपको शिव जी का आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, याद रखना। इसके अंतर्गत भी पूरा लेवल आपको याद रहना चाहिए। एलिफेंटा केव्स दैट आर इन महाराष्ट्र, करेक्ट आंसर यही है। ठीक है, चलो देखो बच्चे हैं जैसे कमेंट कर रहे हैं, अनुपम है, कोई भी है, यार आप लोग जब यहाँ होते हो ना तो मैं क्लास ले पाता हूँ। क्लास लिए जाने में अगर मैं देखूं, देखो ऐसा नहीं है कि मैं बैच में बच्चे नहीं पढ़ाता। बैच में बहुत बच्चे लाइव होते हैं, लेकिन बैच के बच्चों की एक मेंटेलिटी बन जाती है कि हमने पैसे दिए हैं। तो बच्चे का एक स्वभाव है कि मैंने तो पैसे दिए हैं, मैं तो ऐप में पढ़ूंगा, मैं फ्री में क्यों पढ़ूं? ऐसा कौन सा मास्टर है जो फ्री में पढ़ाएगा, मैं क्यों पढ़ूं फ्री में? तो बच्चों की मेंटेलिटी ऐसी क्रिएट हो जाती है कि उनको कि मैं क्यों पढ़ूं फ्री में, ऐसा कॉन्सेप्ट उनका डेवलप हो जाता है। बट यार ये चीज बड़ी गलत है। देखो सिंपल सी बात है, वहां भी मैं ही पढ़ा रहा हूँ, यहाँ भी मैं ही पढ़ा रहा हूँ। हाँ, टीचर के ऊपर टीचर टू टीचर भी वेरी करता है। कुछ टीचर होते हैं जो करते हैं बदला, कुछ टीचर होते हैं जो यूट्यूब के बच्चों को समझते हैं कि वो उनके लिए व्यापारिक धंधा है, कि कल को यही लोग एडमिशन लेंगे, ये सब चीजें हैं। तो ये चीजें जो होती है ना, ये आपको बहुत ही रेयर होगा ऐसा कि बहुत कम ही ऐसे शिक्षक हो पाते हैं जो इस तरीके से चीजें स्पष्ट तौर पर कह पाते हैं। अब जैसे मैं हूं, मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करता हूं कि आपके लिए चीजें करूं। पीछे जैसे बच्चों ने एलिगेशन लगाए कि सर आप क्लास को बीच में आपने रोक दिया, ये वाली सीरीज को, एनटीपीसी वाली को। देखो इसके पीछे का कारण भी आप ही लोग थे। अगर आप रेगुलरली आ रहे होते तो मैं क्यों नहीं रोकता। ठीक है, हालांकि ये चीज मैं कहना भी पसंद नहीं करता। ठीक है, मेरी टीम तो इवन कई बार सजेस्ट करती है कि सर आप रहने दो, मत ही कहो। ठीक है, क्योंकि आप पे सूट नहीं करता। आपके इस चेहरे के ऊपर ये चीजें सूट नहीं करती कि आप किसी छात्र को कहो कि तुम्हारी वजह से ये हुआ, नहीं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आपकी वजह से तो खैर क्या ही हुआ,
परंतु हाँ, एक चीज होती है कि अगर आप रेगुलरली बने रहेंगे तो कोई सीरीज नहीं रुकेगी। सब टीचर अच्छे होते बिल्कुल अच्छे होते, मैंने कब कहा? अगर वाकई में टीचर है तो अच्छे ही होंगे। 6वें नंबर का सवाल, होयसलेश्वर मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? जो होयसलेश्वर टेम्पल है ये लोकेट करता है किस राज्य में लोकेट करता है होयसलेश्वर मंदिर? तो होयसलेश्वर की मंदिर की हम बात कर लेते हैं, यह कर्नाटका के अंदर बिलोंग करेगा। ये भी सवाल एनटीपीसी 2025 का ही है, ग्रेजुएट लेवल का है, ग्रेजुएट लेवल का ही है और 2025 का ही सवाल है। पूछा जा रहा है होयसलेश्वर मंदिर के बारे में, ये कहाँ पर है? सर क्या ये तमिलनाडु में है, ओडिशा में, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका में है? और इसकी शैली कौन सी है? ये होयसल शैली में बनाया हुआ है। होयसलर शैली में आपको बना हुआ है, जो वेश्वर शैली के लगभग समान होती है, प्रतिरूप होती है वेश्वर शैली की। तो करेक्ट आंसर इसमें भी डायरेक्टली आप याद रखेंगे। 2023 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। होयसलेश्वर कृष्णेश्वर आपको मंदिर देखने को मिलता है। 2023 में यूनेस्को में भी शामिल किया गया, यूनेस्को में भी शामिल किया गया। ग्रिग्नेश्वर भी इसी के अंदर आपको शामिल होता देखने को मिल जाएगा, वो भी इसी का एक हिस्सा आपका है। ठीक है, चलिए अगर हम बात करते हैं ये किस लिए फेमस है, इसमें किस चीज की क्रेविंग्स किस चीज की हुई है? क्रेविंग्स इस चीज पे अरे 2023 है, 2003 नहीं है, 2023 आपको देखने को मिल जाएगा। दूसरा, इस पर रामायण और महाभारत का चित्रण किया गया है। इस पर क्या है? रामायण और महाभारत का चित्रण इस पर किया गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है 7वें नंबर का सवाल, खजुराहो मंदिर किस स्थापत्य कली का शैली का उदाहरण है? खजुराहो टेम्पल्स सर ये चंदेला डायनेस्टी के द्वारा बनवाया गया था, चंदेलाज के द्वारा इसको बनवाया। चंदेलों में भी यशोवर्मन थे, धम्म थे, जो राजा है, राजा यशोवर्मन है, राजा धम्म है, राजा यशोवर्मन, राजा धम्म, ये मेजर राजा है। जो चंदेल है, चंदेल राजा है, इन्होंने ही बनवाया है। ये नागर शैली का उदाहरण है। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ नागर शैली। ये भी एनटीपीसी 25 ग्रेजुएट का सवाल है। सिंपल सी बात है, सवाल यही पूछा जा रहा है आपको बताना इसकी आर्किटेक्चरल स्टाइल नागरा है। एक और पॉइंट याद रखना, जैसे नागरा शैली का स्ट्रक्चर है ये, तो पॉइंट ये भी पूछा जा सकता है कि खजुराहो टेम्पल के बारे में बताओ, इसको यूनेस्को में कब शामिल किया गया? सर इसको यूनेस्को के अंदर शामिल किया जाता है 1987 में, 1987 में इसको यूनेस्को में शामिल किया गया था। किसमें शामिल किया गया? यूनेस्को में इसको शामिल किया गया था। इसके बारे में भी थोड़ा सा आप याद रखेंगे, ठीक है, याद रखेंगे, कोई समस्या नहीं है। 86 में अनाउंस हुआ था, 87 में आया था, 86 वैसे सही है। 8वां, ब्रह्मपुरीश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? ब्रह्मपुरीश्वर मंदिर है किस राज्य में स्थित है? तो ये एसएससी में रिपीटेड है, एसएससी में रिपीटेड है, पर यह एनटीपीसी 25 का सवाल है, क्योंकि इसमें ब्रह्मपुरीश्वरी मंदिर बहुत बार पहले भी पूछा जा चुका है। अब दोबारा से ब्रह्मपुरीश्वर मंदिर के बारे में बार बार पूछा जा रहा है। चोल वंश के द्वारा बनवाया गया था और यह तमिलनाडु का है। चोला डायनेस्टी ने बनवाया है, क्या चोला डायनेस्टी के द्वारा बनवाया गया है, चोला डायनेस्टी ने इसको बनवाया है। और कमाल की बात है कि यह तमिलनाडु में देखने को मिलता है, चोल वंश का है, चोल वंश के द्वारा ही ब्रह्मपुरीश्वर मंदिर आपका बनवाया गया है। थोड़ा सा इस बारे में भी आप याद रखना है। थिरुपल्लूर जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर ये है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, अगला सवाल आपका ये रहा, ओडिशा के मंदिरों में शीर्ष पर जो दिखाई देने वाला आपको एक पत्थर की चकती होती है, इसको क्या कहते हैं? दिस इज एसएससी रिपीटेड, ये एनटीपीसी का नहीं है, ये एसएससी सीएचएसएल 2023 का है। ये सवाल काफी पॉपुलर है, मेरी क्लासेस में आपसे पहले आ चुका है। मंदिर स्थापत्य कला, ठीक है, चलिए, अरे 86 ही लगेगा, ठीक है, ठीक है, बताइए। अगर हम बात करते हैं जो कलश क्या होता है, एक मंदिर की शैली का निर्माण अगर मैं करूं इस प्रकार से, ये मंदिर है, ठीक है, मान के चलिए इस तरीके से मैंने मंदिर का निर्माण कर लिया। चलो अब मैं इस मंदिर के अंदर आपको स्ट्रक्चर बताता चला जाऊंगा। यहाँ इस प्रकार से आपका ये है, यहाँ इस प्रकार से ये है, और यहाँ इस प्रकार से फ्लैग है, या इस फ्लैग को मैं ऐसे भी लगा देता हूँ, इसके माध्यम से ये फ्लैग मैंने लगा लिया, ठीक बात है। चलो अब चलिए मैं इसके बारे में चर्चा करना शुरू करता हूँ। सबसे पहले कलश क्या होता है? सर ऊपर इस शक्ति के ऊपर का जो हिस्सा होता है, यहाँ पे एक कलश रखा होता है, ये कलश कहलाता है, ठीक है। इस शक्ति के नीचे जो होता है ये अमल का कहलाता है, ये अमल का होता है, अमल का होता है। जगती क्या होता है? ये सीढ़ियां जो होती हैं ये जगती हैं, ये सीढ़ियां ही हैं, जगती हैं, ठीक है। अंतराल क्या होता है? मंडप के बीच में और गर्भगृह के बीच में, इसको मंडप बोलते हैं, मंडप बोलते हैं, सैंक्टम इसको बोलते हैं, मंडप, मंडप को मंडपा ही बोला जाता है, मंडपा, मंडपा इसको बोलते हैं, गर्भगृह इसको सैंक्टम बोलते हैं। ये है गर्भगृह, गर्भगृह इसको बोलेंगे, जिसको बोला जाएगा सैंक्टम, इसको सैंक्टम बोलते हैं। इसके बीच का जो हिस्सा होता है ये अंतराल कहलाता है। ये शिखर, विमान,
इसको कहा जाता है, शिखर या विमान कहा जाता है। ठीक है, याद रखना। करेक्ट आंसर क्या होगा? अमल का। जो ये करेक्ट आंसर क्या होगा? अमल का आपका हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं कृष्णा जी, 10वें नंबर का सवाल। सांची का महान स्तूप किस राज्य के शासनकाल में बनाया गया है? ड्यूरिंग हुज रीजन वॉज द ग्रेट स्तूपा ऑफ सांची बिल्ट? सांची का जो स्तूप है यह किस राज्य में बनाया गया है? ठीक है, चलो बताइए। सांची के स्तूप के बारे में चर्चा करते हैं, किस राज्य में बना है? सांची के स्तूप के बारे में चर्चा करते हैं, किस राज्य में बना है? ठीक है, बताते हैं सांची के स्तूप के बारे में। सर, सांची का स्तूप अशोक के कार्यकाल में बनना शुरू होता है। काफी फेमस कार्यकाल अशोक का रहा है, अशोक के कार्यकाल में बनना शुरू हुआ था। और लेकिन इसके सामने जो तोरण बनवाया जाता है, ये तोरण है, ये तोरण होता है, यानी तोरण का मतलब होता है प्रवेश द्वार, जो प्रवेश द्वार होता है। तो प्रवेश द्वार के बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि प्रवेश द्वार किसके द्वारा बनवाया गया है, सर यह आपको देखने को मिलेगा पुष्यमित्र शुंग के द्वारा बनवाया गया है। पुष्यमित्र शुंग के द्वारा बनवाया गया है, शुंग ने इसको बनवाया है। ठीक है, याद रखना। 11वें नंबर का सवाल बताएं, मोट की मस्जिद किस शासक के शासनकाल में बनवाई गई थी? मोट मस्जिद, ये भी सवाल एनटीपीसी 2025 का है। बहुत बढ़िया सवाल है, एनटीपीसी 2025, और वो भी ग्रेजुएट लेवल का, ग्रेजुएट लेवल का सवाल है। ठीक है, बताइए फटाफट से, ये किसके द्वारा बनवाया गया, किसके समय में बनवाया है? ठीक है, चलिए देखो, जब इसका निर्माण किया गया तो मोठ की दाल थी, उसकी खेती से जो धन प्राप्त हुआ उससे इसे बनाया गया था, इससे इसे बनाया गया था। मोठ की दाल आपकी थी, मोठ की दाल बेचकर जो धन कमाया गया था, मोठ की दाल बेचकर धन कमाया गया था, बेचकर धन कमाया गया, मोठ की दाल बेचकर धन कमाया गया। ठीक है, मोठ की दाल बेची, उसे बेचकर धन कमाया गया, उससे यह मोस्क बनवाई गई, उससे यह मॉस्क बनवाई गई थी, उससे यह मस्जिद, उससे यह मस्जिद बनवाई गई थथी, उससे यह मस्जिद बनवाई गई थी। तो अगर हम बात करते हैं मोहम्मद तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, इसको एमबीटी बोलते हैं, इसका कार्यकाल 1325 से 1351 तक देखने को मिला। पागल राजा, पागल बेवकूफ राजा इसको कहा जाता है, रक्त पिपासु भी कहते हैं। सिकंदर लोधी वॉज ए पर्सन जो 1489 से लेकर 1517 तक रहा है और इसी ने इसको बनवाया है। बहलोल लोधी 1451 से 89 तक, फिरोज शाह तुगलक 1351 से लेकर 88 तक। सबसे ज्यादा अगर स्ट्रक्चर्स किसी ने बनवाए हैं दिल्ली सल्तनत में तो वो फिरोज शाह तुगलक है। बट पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये है कि इसने विध्वंस भी उतना ही किया है, इसने हिंदुओं के लिए चीजों को भी उतना ही खराब किया है। ठीक है, चलो आगे हम बात करते हैं। ये लीजिए अगला सवाल 12वें नंबर का, पूछा है कि जो तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया था? तंजावुर का बृहदेश्वरा मंदिर किसके द्वारा निर्मित है, इसके बारे में भी मैं चर्चा कर लेता हूं। बहुत ही अलग लेवल का सवाल है। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर जो ग्रेनाइट का बना हुआ है, ये है जो 1987 में डायरेक्टली यूनेस्को में आया, डायरेक्टली यूनेस्को के अंदर शामिल होने वाला यही है। ठीक है, याद रखेंगे तगड़े लेवल पर। ओके, चलो ब्लैक ग्रेनाइट का मंदिर है, इसको राजेंद्र चोला ने अपने शासनकाल में बनवाया, और नहीं, राजेंद्र चोला ने नहीं, इसको राज प्रथम ने बनवाया था। राजेंद्र चोला ने तो गैंगकोंड चोलपुरम बनवाया था, इन्होंने तो गैंगकोंड चोलपुरम बनवाया था। गैंगकोंड चोलपुरम इनके द्वारा बनवाया गया है अलग, गैंगकोंडा चोलपुरम इन्होंने अलग बनवाया है। गैंगकोंडा चोलपुरम, गैंगकोंडा चोलपुरम इनके द्वारा बनवाया गया है। राज प्रथम आपको देखने को मिल जाएंगे, राज प्रथम के बेटे ही राजेंद्र हैं। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा आप तगड़े लेवल पर याद रखेंगे, इनके बारे में भी आप थोड़ा सा तगड़े लेवल पर याद रखेंगे। समस्याएं आपको नहीं आनी चाहिए, समस्या आपको नहीं आनी चाहिए, फटाफट बताएं, कोई समस्या आपको नहीं होगी चीजों के बारे में, बताइए आगे। अमित कुमार तुम भी आ गए। 13वें नंबर का सवाल, किस स्थापत्य शैली में गोपुरम नामक प्रवेश द्वार था? कौन सी ऐसी स्थापत्य शैली होती है जिसमें गोपुरम नामक प्रवेश द्वार होता है? अगेन दिस इज ए बेटर क्वेश्चन ऑफ एनटीपीसी 2025, ये भी एनटीपीसी का एक अच्छा सवाल है। बौद्ध वास्तुकला के अंदर, बौद्ध आर्किटेक्चर के अंदर आपको मोनेस्ट्रीज देखने को मिलती हैं, विहार देखने को मिलते हैं, बट इसके अंदर एंट्रेंस गेट गोपुरम नहीं होते,
गोपुरम एंट्रेंस गेट केवल द्रविडियन आर्किटेक्चर में होते हैं। इंडो इस्लामिक वास्तुकला के अंदर डुअल डॉम सिस्टम तो होता है, एक सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं डुअल डॉम सिस्टम, जिसको बोला जाता है डुअल डॉम सिस्टम होता है। नागर वास्तुकला के अंदर एंट्रेंस नहीं होता है, नगर की भांति मंदिरों को बसाया जाता है, ठीक है, याद रखना। ओके, चलो 14th क्वेश्चन है, कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किस वंश ने कराया था? कंदरिया महादेव मंदिर के बारे में पूछते हैं कि इसको किस वंश के द्वारा डेवलप कराया गया है। सर, कंदरिया महादेव मंदिर मध्य प्रदेश में है, चंदेला डायनेस्टी के लिए ही फेमस है। ये भी चंदेला डायनेस्टी के द्वारा ही बनवाया गया, दिस इज बाय द चंदेला डायनेस्टी, ठीक है, याद रखना। चंदेल में ही वही है यशोवर्मन राजा धम, यही मेजर आपके हैं, ठीक है, यही मेजर आपको देखने को मिल जाएंगे कंदरिया महादेव के लिए। कंदरिया महादेव जैसा मैं बता चुका 1986 में यूनेस्को के अंदर शामिल होता है। इसकी शैली भी नागरा आपको देखने को मिल जाएगी, नागर आर्किटेक्चर में ही आपको देखने को मिलेगा कि यह शामिल हुआ है, नागर आर्किटेक्चर में ही आपको देखने को मिलेगा कि यह शामिल हुआ है, इसके बारे में याद रखना, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, धंगदेव इज राइट। धंगदेव वो हैं जिन्होंने इन सभी मंदिरों की नींव रखी है, धंगदेव निर्माण करता नहीं है। 15वां सवाल, जो थर्ड कर्नाटक बैटल है ये कब हुआ है? कर्नाटक बैटल थर्ड। अच्छा, इंपोर्टेंट बैटल, ये तो हिस्ट्री का सवाल होना चाहिए, बट एनटीपीसी के अंदर हमारे टाइपिस्ट जो हैं, जो एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के सवालों को जिन्होंने बाइफरकेट किया है 2025 वालों को, वो हैं थोड़े अपने गेंदा जी। वो भावनाओं में यूं ही बह जाते हैं, तो गेंदा भैया अपने भावनाओं में बह गए, तो जो गेंदा भैया भावनाओं में बहे तो उन्होंने कर दिया लफड़ा। अब यहाँ पे क्वेश्चन डाल दिया, अब जब क्वेश्चन डल गया तो हम पीछे तो हट नहीं सकते, ठीक है, दाव पे सब कुछ लगा है, पीछे हट नहीं सकते, टूट सकते हैं मगर झुक नहीं सकते। बात करते हैं इसके बारे में क्या होगा। सर, जो थर्ड कर्नाटिक बैटल है इसको क्या बोला जाता है? चलो मैं बात ही कर लेता हूँ, कर्नाटिक बैटल कितने हुए? 3 ही हुए। इसको सप्तवर्षीय बैटल कहा जाता है, इसको सप्तवर्षीय बैटल कहा जाता है। इसके बाद ही सब कुछ खेल खत्म हो गया था। ये 56 से 63 तक चलता है। पहला 1746 से 40 से आपका 48 तक चलेगा। अगला आपका वैसे कहा जाता है कि 1746 में ऑफिशियली शुरू हुआ था, बैटल ऑफ सेंट थॉमस जो 1745 में हुआ उसकी वजह से शुरू हुआ है, बट स्टिल 40 से मान सकते हैं, क्योंकि जो 40 में ही ऑस्ट्रिया के सक्सेशन की शुरुआत हुई थी, तभी से इसको शुरू मान लेते हैं। तो या तो 40 से 48 मान लो या 40 से 48 मान लो। अगला 1749 से 54 है सेकंड नंबर का, और जो थर्ड नंबर का है ये आपका 56 से 63 में होगा। इसमें ट्रीटी कौन सी होती है? इसमें पेरिस संधि से समाप्त हुआ था ये। इसमें पेरिस ट्रीटी आपको देखने को मिली है। कौन सी संधि? पेरिस ट्रीटी। कब हुई है? 63 में हुई है। उसके बाद ये युद्ध समाप्त हुआ, फ्रांस को पेरिस मिल गया और इंडिया में ब्रिटेन को सारी जमीन मिल गई, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला सवाल जो 40 से 46 तक आपका चल रहा है, 40 से 46 तक आपका बैटल चल रहा है, 40 से 48 तक बैटल चल रहा है, ये पहला है। इसमें ट्रीटी ऑफ एक्सला शापिल देखने को मिलती है 1748 में। कौन सी है? ट्रीटी ऑफ एक्सला शापिल, ट्रीटी ऑफ एक्सला शापिल देखने को मिल जाएगी। एक्सला शापिल, शापिल आपको देखने को मिल जाएगी, शापिल देखने को मिल जाएंगी। और लास्ट है आपकी कौन सी ट्रीटी? लास्ट ट्रीटी है आपकी जो है सेकंड में आपको क्या देखने को मिलता है? तो इसके अंदर कोई मेजर ट्रीटी नहीं होती, ठीक है, याद है। 16वां सवाल, हाइडिस्पसीज की लड़ाई किस नाम से जानी जाती है? हाइडिस्पसीज की लड़ाई को किस और नाम से जानते हैं? सब बैटल ऑफ हाइडिस्पसीज दैट वाज ए ग्रीक हिस्टोरियंस जो इसको ऐसे बताते हैं। ये किसके बीच में हुई थी? सर ये सिकंदर और पुरस के बीच में हुई थी, वर्सेस पुरु अर्थात पोरस के बीच में देखने को मिलेगी। सब बैटल ऑफ कालका नहीं हुआ, दैट इज झेलम बैटल के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है सिकंदर वॉन द बैटल, क्योंकि हमारे पास इसके स्कल्पचर्स ही नहीं, हमारे स्कल्पचर्स खत्म कर दिए गए। सेकंड में पौंडीचेरी की संधि है, बट मेजर नहीं है ना। हाँ, मैंने ये कब कहा? मैंने कहा मेजर नहीं है, पौंडीचेरी की है, ठीक है, पौंडीचेरी की आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, याद रखेंगे, जी हाँ, ओके। नेक्स्ट है 17वें नंबर का, जो पालखेड़ा का युद्ध है, ये किसके बीच लड़ा गया? बैटल ऑफ पालखेड़ा।
ये भी बड़ा फेमस बैटल हुआ है अपने समय में। बैटल ऑफ पालखेड़ा भी बड़ा फेमस युद्ध आपको देखने को मिलेगा, और यह 1728 में मराठा और निजामों के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 1728 में मराठा और निजामों के बीच में हुआ था। मराठा एंड निजाम के बीच में आपको देखने को मिलता है बैटल ऑफ पालखेड़ा, 1728 में देखने को मिलेगा। और जो मराठा है, जो पेशवा है, उनका नाम है बाजीराव, पेशवा बाजीराव, जिनका पूरा नाम बाजीराव बल्लाल भी है। इसी बैटल की वजह से जो मस्तानी है, उनके पिता बुंदेलखंड में छत्रसाल मारे गए थे। रूहानी बेगम जो मस्तानी की मम्मी थी, उन्होंने ही जबरदस्ती मस्तानी को बाजीराव के गले में टांग दिया था। तो यही कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलता है। जो निजामुल मुल्क है, कहाँ के हैं निजामुल मुल्क? आपके निजाम है हैदराबाद के, हैदराबाद की निजाम नहीं, निजामुल मुल्क हैदराबाद के निजाम है। हैदराबाद के जो निजाम है निजामुल मुल्क, उनको यहां पर हराया गया था। निजाम उल मुल्क हारा कौन है? निजामुल मुल्क ही हारा है। मराठास वॉन द बैटल और मजबूत पालखेड़ा पर कब्जा। अगला सवाल आपको देखने को मिलेगा 18वें नंबर का, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई? पानीपत की 3 लड़ाइयां हैं, 1716, 1526, 1556, 1761, 3 लड़ाइयां हैं। तीसरी लड़ाई आपकी लड़ाई जाती है 1761 में, पर डेट का थोड़ा सा कंफर्मेशन रहता है। अच्छा, डेट तो 61, 13 जनवरी या 14 जनवरी, ये 14 जनवरी को ही लड़ी गई है। ठीक है, पहली जो लड़ी जाती है यह बाबर और इब्राहिम के बीच में, बाबर जीतता है। दूसरी अकबर और हेमू के बीच में, अकबर जीता। अकबर ये बैटल नहीं लड़ा था, बैरम खान इस बैटल को लड़े थे। और तीसरी अहमद शाह दुर्रानी या अहमद शाह अब्दाली कह लीजिए, और बैटल में अगेंस्ट में है बालाजी बाजीराव। जीते कौन है सर? बालाजी बाजीराव इस बैटल को हार जाएंगे, अहमद शाह अब्दाली जीत जाएगा। ठीक है, 19वें नंबर का सवाल ये रहा। पूछा है भारतीय अनुपमृग बारहसिंगा की उपजाति के संरक्षण के लिए कौन सा संरक्षण एक प्रसिद्ध क्षेत्र है? अगेन एनटीपीसी क्वेश्चन, एनटीपीसी का एक और बेहतरीन सवाल है। ठीक है, 2025 का ही है, ग्रेजुएट लेवल का है। बताइए कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है जहां पर आपको यह बहुत अधिक मात्रा में पाया जाएगा? बहुत अधिक मात्रा में आपका पाया जाएगा। करेक्ट आंसर मैं आपको बता दूं, यह मध्य प्रदेश में है। अब आंसर बता दीजिए। हाँ मिस्टर विशाल फनी ब्लॉग्स, जी हाँ ये बात सच है। दूसरा है, अब डेली वीडियोस आएगी, निखिल गुप्ता का कहना है। अगर आप डेली आएंगे तो मैं भी डेली आऊंगा, याद रखना। अगर आप डेली आने के लिए तैयार हैं तो मैं भी तैयार हूं। करेक्ट आंसर की बात करते हैं, बताइए जरा। भारतीय अनुपमृग बारहसिंगा की उपजाति के संरक्षण के लिए कौन सा संरक्षित क्षेत्र प्रसिद्ध है? कौन सा ऐसा संरक्षित क्षेत्र है जो प्रसिद्ध है? सो दैट इज कान्हा नेशनल पार्क। कान्हा नेशनल पार्क आपका फेमस है, काफी ज्यादा फेमस माना जाता है कान्हा नेशनल पार्क। ठीक है, कान्हा नेशनल पार्क काफी ज्यादा फेमस है, मध्य प्रदेश से यही है, बारहसिंगा के लिए फेमस है, एमपी। ठीक है, याद रखना, स्वैम्प डियर। काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है, असम में है। गिर नेशनल पार्क एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है, सबसे ज्यादा एशियाटिक लॉयंस यही है, गुजरात में है। हेमिश नेशनल पार्क आपको उत्तराखंड में देखने को मिल जाएगा, इसका नाम चेंज करके रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, ये मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क्स के बारे में बताया है मैंने, सारे नेशनल पार्क्स के बारे में स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, याद रखना। ठीक है, ओके, बेटर। आगे हम बात करते हैं, अगला सवाल ये रहा, निम्नलिखित में से किस राज्य में हर साल इको रिट्रीट उत्सव आयोजित किया जाता है? अगेन एनटीपीसी क्वेश्चन यार, आप ये देख लीजिए, इस पूरी सीरीज को मैं इतना कामयाब बना दूंगा कि जब इस बार आप पेपर देने के लिए जाएंगे तो एक अच्छे लेवल की तैयारी के साथ जाएंगे। इको रिट्रीट फेस्टिवल ओडिशा में मनाया जाता है। इको रिट्रीट फेस्टिवल ओडिशा में मनाया जाता है। इको रिट्रीट फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? ओडिशा में इको रिट्रीट फेस्टिवल मनाया जाता है। कहाँ? ओडिशा में। पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपको ये भी देखने को मिल जाता है, यह आयोजित किया किस लिए जाता है और ये कहां पर मनाया जाता है और कितने समय तक चलता है, कितने समय तक आपका यह चलता है। ठीक है, याद रखिएगा, इसके बारे में भी आपका पूछा जा रहा है सवाल कि भैया कितने समय तक चलता है, कहां मनाया जाता है। सर दिस इज अ फेस्टिवल जिसको कहा जाता है कोस्टल फेस्टिवल। ये कोस्टल फेस्टिवल है, कोस्टल फेस्टिवल है, कोस्टल, और ये 30 डेज के आसपास चलता है। तटों पर मनाया जाता है, तटीय मैदानों पर मनाया जाता है। ठीक है, चलो
नेक्स्ट अगला सवाल आपको देखने को मिल रहा है, सवाल नंबर है आपका 23। मड़ई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए फटाफट से कि मड़ई फेस्टिवल है सर, यह कहाँ मनाया जाता है, इसके बारे में बताइए। तो मड़ई इज अ फेस्टिवल जो छत्तीसगढ़ में मनाया जाएगा। कहाँ? छत्तीसगढ़ में मड़ई फेस्टिवल मनाया जाता है। करेक्ट है। अच्छा, मड़ई फेस्टिवल के साथ बाकी जैसे राज्य हैं, झारखंड में आपको देखने को मिल जाएगा सरहूल। सरहूल है आपका झारखंड में है, ठीक। ओडिशा के अंदर आपका जैसे नुआखाई है, रजपरवा है, नुआखाई है, रजपरवा है, ये मनाए जाते हैं। रजपरवा फेस्टिवल है, नुआखाई, ठीक है, याद रखना। जम्मू कश्मीर में आपको देखने को मिलता है कंचोत है, हैरात है, हैरात है, और आपका जो पारसी नववर्ष होता है, नवरोज, वो भी यहीं पर है, ठीक है, याद रखना। बाकी छत्तीसगढ़ के अंदर आप याद रखना, मड़ई जनजाति के बारे में आप तगड़े तरीके से याद रखेंगे, ठीक है। मड़ई जनजाति के बारे में याद रखना, दिसंबर से लेके मार्च के महीने तक मनाया जाने वाला है। गोंड जनजाति से संबंधित है, पूरा दिसंबर से शुरू होकर मार्च तक चलता है। गोंड जनजाति से रिलेट करता है, किससे रिलेट करता है? गोंड ट्राइब से रिलेट करता है। गोंड ट्राइब किससे? गोंड ट्राइब से रिलेट करता है, राइट। आई होप इस चीज को आप याद रखेंगे, ठीक है। चलो, जीडी का सवाल बन सकता है बेटा, जीडी की मैराथन आ रही है इस शनिवार, सुबह शुरू करूंगा, शाम तक चले, कह दी तो कह दी। आगे हम बात करते हैं 24वें नंबर का सवाल। यह गोची गोची त्योहार एक भारतीय त्योहार है जो प्रमुख रूप से कहाँ मनाया जाता है? ये गोची रे गोची एक इंडियन फेस्टिवल है, तो कहाँ मनाया जाता है इसके बारे में आप बताएंगे। सर, गोची इज अ फेस्टिवल ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये हिमाचल प्रदेश का आपको देखने को मिलेगा, हिमाचल प्रदेश का फेस्टिवल है जिसको गोची फेस्टिवल के तौर पर भी जाना जाता है। कहाँ का फेस्टिवल है सर? हिमाचल प्रदेश का, जिसको गोची फेस्टिवल के तौर पर जाना जाता है, ठीक है। अब इसके अंतर्गत आप याद रखना, गोची फेस्टिवल के बारे में हिमाचल में मनाया जाता है। और याद रखना, जैसे अगर हम बात करते हैं जैसे मान के चलो आप हिमाचल में रहते हो, आपके घर में छोरा हुआ है, तो अगली साल ये मनाया जाएगा। यह पुत्र प्राप्ति के बाद मनाया जाता है, पुत्र प्राप्ति के बाद मनाया जाता है गोची। पुत्र प्राप्ति के बाद ही मनाया जाता है, पुत्र प्राप्ति के बाद, पुत्र प्राप्ति के बाद आपका ये फेस्टिवल मनाया जाता है। आफ्टर प्राप्ति ऑफ पुत्र यह आपका फिर मनाया जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। चलो, नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे गोवा में आपको मनाया जाता है तरंग मेल, ठीक है, देखनी आपके फेस्टिवल है छत्तीसगढ़ में, अभी आपको बताया भी गया था, ठीक है। चलो, कर्नाटका के अंदर आपको देखने को मिलता है जैसे उगादी है, उगादी बड़ा फेस्टिवल बड़ा खास है, उगादी है, ठीक है। आपका भीष्म दशहरा आंध्रा में भी है, यहाँ पर भी है, याद रखना है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला सवाल 25वें नंबर का सवाल है, किस त्योहार को पूर्व का महाकुंभ कहा जाता है? इसको फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स भी कहा जाता है, पूर्व का महाकुंभ भी कहा जाता है, इसके बारे में याद रखिएगा। सवाल नंबर आपका 25वां है, इसके बारे में फटाफट से बताइए, कौन सा आपका फेस्टिवल? नहीं, फेस्टिवल नहीं है, पूर्व का महाकुंभ है खाली। अच्छा, हॉर्नबिल को बात करूं, ये नागालैंड में है, नागालैंड में है हॉर्नबिल, 1 से लेकर 10 दिसंबर तक मनाया जाएगा, ठीक है, याद रखना। नागालैंड का फेस्टिवल है, दिस इज सेलिब्रेटेड फ्रॉम 1st to 10th ऑफ दिसंबर, राइट। एंड मोत्सु भी नागालैंड का ही फेस्टिवल है। बिहू इज द फेस्टिवल ऑफ असम, एंड अंबुबाची इज द फेस्टिवल नोन एज पूर्व का महाकुंभ। यह आपका नीलांचल पहाड़ियों में लगता है, नीलांचल पहाड़ियां आपको देखने को मिलती हैं। यह आपका एक मंदिर है माता कामाख्या का, उसके नजदीक मनाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। 26वें नंबर का सवाल ये रहा, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार उत्तराखंड में मनाया जाता है? विशु केरला है, केरला का न्यू ईयर ही विशु है। फूलदेई उत्तराखंड है, डोल जात्रा उड़ीसा है, और नुआखाई भी उड़ीसा है। तो बच्चा क्या? फूलदेई। होली वाला फेस्टिवल है, होली की भांति सेलिब्रेट होता है, जैसे अपने इधर होली मनाई जाती है ऐसा ही उधर ये है, ठीक है। चलो, याद रखना। देखो, जीडी के लिए मैं बता चुका हूं, जीडी की जो हमारी संभव मैराथन आ रही है, जो आपकी वन शॉट मैराथन होगी, वो भी थियरी क्लास होगी, थियरी मैराथन आपकी वो होगी। कैसी होगी? जीडी की कंप्लीट थियरी मैराथन होगी, वन शॉट, वो भी पूरे 10 घंटे का। 27वें नंबर का सवाल, मरु महोत्सव जिसे रेगिस्तानी त्योहार के रूप में जाना जाता है, कहाँ मनाया जाता है? मरु फेस्टिवल के बारे में बताएं, या कहाँ आपका मनाया जाता है? राजस्थान के जैसलमेर में मनाया जाता है, राजस्थान के जैसलमेर में मनाया जाता है, ठीक है, याद रखना मरु फेस्टिवल। और इसके बारे में ये भी है कि सर ये रेगिस्तानी त्योहार है, इस रूप में भी जाना जाता है, तो मरु फेस्टिवल है, ऑल्सो नोन एज डेजर्ट फेस्टिवल, सेलिब्रेट किया जाता है जैसलमेर। याद रखोगे, कहाँ? जैसलमेर में सेलिब्रेट किया जाता है, ओके, याद रखना। अब जैसे निक्की नाम का एक बच्चा कह रहा है कि सर
अच्छा, जयपुर में आपका एलिफेंट फेस्टिवल भी मनाया जाता है। लेह के अंदर आपका कोल्ड डेजर्ट फेस्टिवल भी मनाया जाता है। अब श्रीनगर है आपका, श्रीनगर, श्रीनगर में आपका ट्यूलिप फेस्टिवल भी मनाया जाता है। अब जैसे निक्की आप कह रही हैं कि सर आप बता दीजिए जीडी के स्लॉट कब से भरे जाएंगे। अभी नहीं भरेगे तो मैंने चैनल पे नोटिफिकेशन नहीं डाला। एक दिन आप ही तरफदारी कर रही थी एक शिक्षक की और कह रही थी कि नहीं सर वो झूठ नहीं बोलते। पता है इस टॉपिक पे जीडी के स्लॉट के ऊपर कितनी वीडियो डल गई है उधर से? 5 वीडियो, पूरी फर्जी। ठीक है, इसलिए मैं आपको बताता हूं कि छात्रों का मानसिकता जो होती है शिक्षकों को पता होता है। तो कुछ शिक्षक उसका फायदा उठाते हैं, जबकि कुछ शिक्षक होते हैं जो छात्रों की मानसिकता को बेहतर करने का प्रयास करते हैं। ठीक है। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि छात्र अभी आपको पता नहीं है। मैं जानता हूं, मैं नस नस से वाकिफ हूं बच्चा। नेक्स्ट है, अगला सवाल है, ओडिशा के बरगढ़ जिले के धनु यात्रा विष्णु के निम्नलिखित में से कौन से किस अवतार को समर्पित है? तो फटाफट इनके बारे में आप मुझे बताएंगे, करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, चलो अगर हम बात करते हैं, ये भगवान कृष्ण के लिए चर्चाएं चल रही हैं, भगवान कृष्ण के लिए चर्चाएं चल रही हैं। ठीक है, चलिए। ओके, ठीक है। मेरी बढ़ाई कर लिया करो, मेरी बढ़ाई करने पर आपको कभी कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये याद रखिएगा, जिस प्रकार से आप मेरा गुरूर हैं उस प्रकार से मैं भी आपका गुरूर। मैंने किसी शिक्षक को लेकर नहीं कहा अमित बहुत पढ़ेगा, अगर अभी बात करी तो चुप चुप। ठीक है, याद रखना, कोई वो नहीं, बहुत शांत। ठीक है, याद रखना, याद रखना, तुम्हें गर्व होना चाहिए इस बात पे कि मैं तुम्हें। ठीक है, चलो नेक्स्ट। मैंने बताया धनु यात्रा विष्णु जी के कौन से त्योहार, भगवान कृष्ण जी के त्योहार के लिए ये समर्पित है। याद रखना, ये भगवान विष्णु जो कृष्ण अवतार है उनके लिए फेमस है, थोड़ा याद रखना। ठीक है, चलो अगला सवाल आपको देखने को मिलेगा 29। पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय त्योहार है मक्खन दही? इसको सर आपको दही कला फेस्टिवल बोला जाता है महाराष्ट्र में। दही कला फेस्टिवल बोला जाता है महाराष्ट्र के अंदर, इसको क्या दही कला महाराष्ट्र में बोला जाता है। ठीक है, तो मकर संक्रांति एक ऐसा फेस्टिवल है जिसको दही कला फेस्टिवल के तौर पर जाना जाता है। मकर संक्रांति को क्या बोलते हैं अपन? दही कला फेस्टिवल सर जी इसको बोला जाता है, दही कला फेस्टिवल। दही कला फेस्टिवल इसको बोला जाता है, फेस्टिवल इसको बोला जाता है। करेक्ट है जी हाँ, दही कला फेस्टिवल इसको बोला जाता है। ठीक है, चलिए थैंक यू, आपका बहुत बहुत आभार। ठीक है, याद रखना। तीसरा सवाल है, अली अकबर खान के शिष्य राजीव तारानाथ क्या बजाते हैं? देखो अली अकबर क्या बजाते हैं, जो अली अकबर खान बजाते हैं, अली अकबर हुए, अलाउद्दीन हुए, ये सब के सब क्या बजाते हैं? सरोद बजाते हैं। तो ऑब्वियसली बात है राजीव तारानाथ भी सरोद ही बजाएंगे। तबला वादक अल्लाह रखा खान, जाकिर हुसैन, शाहिद परवेज और लतीफ खान। बांसुरी आपके कुंजमणि और रोनू मजुमदार, हरिप्रसाद चौरसिया। ठीक है, ये फेमस है। संतूर के लिए आपके फेमस शिव कुमार शर्मा, भजन सपूरी, अभय सपूरी। ठीक है, ये है, ये फेमस आपके पर्सनैलिटी मैंने आपको बताए हैं, थोड़ा इनके बारे में आप याद रखेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, चिंकारा मध्य प्रदेश में लोकप्रिय एक संगीत वाद्य यंत्र है, यह किस प्रकार का है? सर ये तारीय स्ट्रिंग्ड वाद्य यंत्र होता है चिंकारा। चिंकारा एक प्रकार का स्ट्रिंग्ड वाद्य यंत्र होता है, एक ऐसा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है मध्य प्रदेश का जो स्ट्रिंग्ड है, इसमें स्ट्रिंग आपको देखने को मिल जाएंगे। कैसा वाद्य यंत्र? स्ट्रिंग्ड वाद्य यंत्र है। ठीक है, चलो 29 का बी आंसर होगा। हाँ, अरे धत तेरी की, दही कला बोला जाता है, ये जन्माष्टमी है। आई एम सॉरी, ये जन्माष्टमी ही है, करेक्ट है। नेक्स्ट अगला सवाल ये 30, 31, 32वां सवाल बताएं, मद्रास संगीत अकेडमी का संगीता कलानिधि के पुरस्कार विजेता मोहन चंद्रशेखरन कर्नाटक शास्त्रीय संगीत के किस प्रकार के वादक हैं? ये किस प्रकार के प्लेयर हैं जो कर्नाटक क्लासिकल म्यूजिक से रिलेट करते हैं? इनका नाम थोड़ा सा बताइएगा। संगीता कलानिधि अवार्ड के हैं, नाम है इनका मोहन चंद्रशेखरन। मोहन चंद्रशेखरन के बारे में बताते हैं, क्या बजाते हैं सर? मोहन चंद्रशेखरन वायलिन के लिए बजाते हैं, ये वायलिन बजाते हैं, वायलिन। ठीक है, चलो वायलिन बजाते हैं, वायलिन, वायलिन बजाते हैं। कौन? मोहन चंद्रशेखरन, कर्नाटक शास्त्रीय संगीत के हैं। बांसुरी मैं बता चुका हूं, मेजर पर्सन कुंजमणि रोनू मजुमदार। ठीक है, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते हैं। घटम जो बजाते हैं ये साउथ इंडिया में बड़ा पॉपुलर होता है, इंडिया में साउथ इंडिया की तरफ ज्यादा है। चलो आगे हम बात करते हैं। 33वां सवाल है, बाणगंगा महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में फेमस है? बाणगंगा, बाणगंगा के बारे में बताइए। बाणगंगा आपको कहाँ फेमस देखने को मिल जाएगा? बाणगंगा के बारे में बताइए बगैर परेशानी के। ठीक है, चलो जनवरी के माह में बनता है और 2 डेज का फेस्टिवल है। जनवरी के माह में बनता है और 2 डेज का फेस्टिवल आपको ये देखने को मिलेगा। कैसा? 2 डेज का फेस्टिवल आपको ये देखने को मिल जाएगा। जनवरी माह में बनता है
2 डेज का फेस्टिवल है। जनवरी में ये मनता है, जनवरी में मनता है, 2 डेज का फेस्टिवल है, 2 डेज का फेस्टिवल है, और दिस इज सेलिब्रेटेड इन महाराष्ट्र, राइट। कहाँ सेलिब्रेट होता है? महाराष्ट्र में सेलिब्रेट होता है, ठीक है। चलो याद रखना। देखो अमन कुमार प्रजापति, यार अगर तुम्हारा एमटीएस का पेपर है तो मैं सिर्फ यही कहूंगा यार, मैं एमटीएस के लिए डायरेक्टली तो अभी नहीं करा सकता, एक काम कर लेना, एमटीएस का अगर पेपर है, अपनी ना एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, इधर आओ, इधर देखो, एक प्लेलिस्ट है हमारी, कंप्लीट जीएस फॉर सीजीएल। इस प्लेलिस्ट को खोलना, एमटीएस के लिए ये पढ़ जाना, इंडियन पॉलिटी ये वाली, इंडियन हिस्ट्री ये वाली, मॉडर्न ये वाली, एंशिएंट ये वाली, और मिडाइवल ये वाली, बात खत्म, ठीक है। अच्छा, बाकी ज्योग्राफी में रिवर सिस्टम ये पढ़ लेना, ठीक है। सॉइल ऑफ इंडिया आप पढ़ा हुआ होगा, सॉइल ऑफ इंडिया पढ़ा होगा जरूर, इसमें देख लेना, सॉइल ऑफ इंडिया भाई जीत राणा सर्च कर लेना, काफी सारे टॉपिक मिल जाएंगे, वो पढ़ जाना, काफी रहेगा आपके लिए, एमटीएस के लिए भी काम खत्म हो जाएगा उसी से। 34वें नंबर का सवाल है, बताएं जरा, तमिलनाडु का निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार भगवान मुरुगा को समर्पित है? भगवान मुरुगा को थाईपुसम समर्पित है, भगवान मुरुगा को जो समर्पित त्योहार है दैट इज थाईपुसम। थाईपुसम आपको देखने को मिल जाएगा, जो भगवान मुरुगा को समर्पित आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जनवरी फरवरी में मनाया जाता है और ये भगवान मुरुगा को समर्पित है, ठीक है। अब इनके बारे में आप समझिएगा, भगवान मुरुगा को समझिएगा, ठीक है, बगैर परेशानी के। भगवान मुरुगा कौन है? भगवान मुरुगा अर्थात भगवान मुरुगन, ये ही कार्तिकेय है। दिस पर्सन जो भगवान मुरुगन है, भगवान मुरुगा है या मुरुगन आप बोल रहे हैं, इनको कहा जाता है द गॉड ऑफ वॉर, द गॉड ऑफ वॉर। अच्छा, ऋग्वेद में जो ऋग्वेद है अपना, ऋग्वेद में जो गॉड ऑफ वॉर कहा गया है वो इंद्र को कहा गया है, बट यहां पर जो गॉड ऑफ वॉर कहा गया है ये जो किसको कहा जाता है? कार्तिकेय को कहा जाता है, कार्तिकेय जी को कहा जाता है, कार्तिकेय जो है, कार्तिकेय जो है उनको कहा जाता है कार्तिकेय, गॉड ऑफ वॉर उनको कहा जाता है। तो पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज वेरी क्लियर कि अगर हम गॉड ऑफ वॉर की बात करते हैं तो दैट इज भगवान मुरुगा, ठीक है, कार्तिकेय। ये भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र हैं। जनवरी फेब के बीच में मनाया जाता है, जनवरी फेब में मनाया जाता है। बाकी अगर मैं बात करूं, ओणम केरला का फेस्टिवल है, केरला सर, पोंगल है, ये आपको देखने को मिलता है तमिलनाडु, अट्टुगल पोंगल है केरला, आदिपरक्कू यह है आपका तमिलनाडु। 35 बथुकम्मा महोत्सव का संबंध किससे है? बथुकम्मा तेलंगाना में, दिस इज द फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स, दिस इज फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स, ये फ्लावर्स का फेस्टिवल है। महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलता है गुड़ी पावा, काफी फेमस है। तमिलनाडु में आपको देखने को मिलता है नित्यांजलि, पुथांडु और पोंगल, मेजर फेस्टिवल है। उड़ीसा में नुआखाई, नववर्ष, सॉरी नुआखाई, रजपर्वा, ये फेमस है। नववर्ष वेस्ट बंगाल का। 36वें नंबर का सवाल, बताएं भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में बेस्टिल फेस्टिवल मनाया जाता है? पूछा जा रहा है कि बेस्टिल फेस्टिवल आपका कहां मनाया जाएगा, बगैर परेशानी के बताइए, बेस्टिल फेस्टिवल आपका कहां मनाया जाता है, ठीक है। चलो, कमाल की बात है, ये तो आपने बहुत बार पढ़ा है, बेस्टिल फेस्टिवल कहां है, ये तो कोई बता, पर हर कोई इतनी जानकारी आपको शायद ही बता पाए कि बच्चों बेस्टिल फेस्टिवल जो है दिस इज ए फ्रांसियन फेस्टिवल, ये फ्रांस का फेस्टिवल है, ये फ्रांस का फेस्टिवल। पौंडीचेरी को किसने बसाया था? पौंडीचेरी को, करेक्ट आंसर पुदुचेरी है, जिसका नाम पहले पौंडीचेरी था। इसको 1784 के अंदर 1684 के अंदर 1684 के अंदर इसको बसाया गया है। 74 के अंदर 74 के अंदर इसको बसाया गया, किसके द्वारा? पुडुचेरी को। किसने बसाया है? नाम बताइएगा। अरे मुझे ही बताना पड़ेगा। फ्रैंकियोस मार्टिन, फ्रैंकियोस मार्टिन ने इसको बसाया है, ठीक है, याद रखिए। क्यों है ये, कब मनाया जाता है? 14 जुलाई को मनाया जाता है, जो कि फ्रांस का इंडिपेंडेंस डे होता है। फ्रांस का इंडिपेंडेंस डे होता है, उसी दिन इसको मनाया जाता है। इंडिपेंडेंस डे होता है, उसी दिन इसको मनाया जाता है। थोड़ा सा इसके बारे में याद, इंडिपेंडेंस डे होता है तब इसको मनाया जाता है, ठीक है, याद रखो। अगला सवाल ये रहा 36 के बाद 37वें नंबर का सवाल है, बताइएगा जरा, बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? जो बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास है आनंद मठ, इसमें किस विद्रोह का उल्लेख है, बताइए। विच रिबेलियन इज मेंशन्ड इन द बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय नोवेल आनंद मठ? सर, सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है आनंद मठ में। इसको सन्यासी नाम किसने दिया? ये जो नेम है सन्यासी नेम, नेम बाई वॉरेन हेस्टिंग, नेम बाई वॉरेन हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग्स नेम आपका दिया गया है।
नेम क्या है? नेम वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा दिया गया है, इसके बारे में थोड़ा सा याद रखना। 1770 से लेकर 1820 के दशक के मध्य यह आपको आंदोलन देखने को मिला, यह आंदोलन आपको देखने को मिला था। 38वां, संथाल विद्रोह कब हुआ था? व्हेन डिड संथाल रिबेलियन टुक प्लेस? संथाल विद्रोह आपको कब देखने को मिला है सर? संथाल विद्रोह आपको 55-56 में देखने को मिला है। संथाल विद्रोह के जो नेता है वो सिद्धू और कान्हू है। सिद्धू और कान्हू संथाल विद्रोह के नेता हैं और काफी फेमस नेता रहे संथाल विद्रोह के। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, अद्भुत। ठीक है विक्की पाजी, ये बताइए आपका 39वें नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह महाराष्ट्र में हुआ था? तो डेक्कन राइट्स 1875 महाराष्ट्र में हुआ है। कोल रिबेलियन आपका वेस्टर्न घाट्स के पास है। फकीर ये रंपा आंध्रा में है और फकीर आपका है बंगाल में। 40वां सवाल, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण किसने किया था निषेध? ये किया था हॉर्डिंग ने। हॉर्डिंग फर्स्ट के द्वारा किया गया था। हॉर्डिंग फर्स्ट के द्वारा किया गया था। ये अपना गवर्नर जनरल था हॉर्डिंग, तो उसने रोक लगा दी थी कि भाई नरबली प्रथा जो होगी इसका हम निषेध कर देते हैं, इस प्रकार का काम अब नहीं किया जाएगा। तो इसके लिए आपका जो विद्रोह चला था वो कौन था? देखो खोंड लोगों ने इसके खिलाफ विद्रोह चला दिया। कौन से? खोंड लोग थे जिन्होंने इसके खिलाफ विद्रोह चला दिया था। ठीक है, चलिए जगा ठाकुर स्वागत है। खोंड लोग हैं जिन्होंने इसके खिलाफ विद्रोह चला दिया था। ठीक है, याद रखना। उम्मीद है कि आप सभी के लिए चीजें बढ़िया रही। 40 ही क्वेश्चन आज मुझे कराने थे। यह 41वें नंबर का सवाल है, देवी चौधरानी का संबंध किस विद्रोह से है? जरूर बताइएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर कमेंट में जरूर करना। एक छोटी सी बात बता रहा हूं, उसको थोड़ा समझ लेना। देखो एंटी ब्लर हो गया था शायद, हाँ एनटीपीसी के लिए अपन क्या कर रहे हैं, एनटीपीसी के लिए आप लोगों के लिए बहुत अच्छी चीजें मैं करने जा रहा हूँ, ऑलरेडी कर भी चुका हूँ। ठीक है, थोड़ा सा सुन लेना। जाने वाले तो चले गए, जो रुके हैं वो आज भी यहाँ, और शायद ये अपने सिलेक्शन की तलाश में है जो इनको यहाँ से मिलकर रहे। थोड़ा सा समझिएगा। अगर मैं दिन रात क्लास ले रहा हूं तो इसके पीछे कुछ कारण भी रहा होगा। ठीक है, देखो भाई ये ग्रुप है जो इस क्लास के अंतर्गत ही आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको टेलीग्राम में ही दिखा देता हूँ, टेलीग्राम में ही आपको देखने को मिलेगा। आरआरबी एनटीपीसी का ग्रुप है 2026 का, इसका नाम है आरआरबी एनटीपीसी 2026। कृपया करके इसके अंदर वही लोग बचे जो एनटीपीसी की रेगुलर क्लासेस के लिए तैयार है। ये 5 हो, 10 हो, 500 हो, 5000 हो, 5 लाख हो, बट वही हो तो रेगुलर मैसेज का रिस्पॉन्ड करें। ऐसा ना हो मैसेज के नोटिफिकेशंस को आप ऑफ कर दो, ऐसा कभी ना करें। ठीक है, मैं इसमें कोई फालतू फर्जी की वीडियो नहीं डालता। मेरा काम ये नहीं होता कि मैं दिन में सुबह उठूं और 10 तरीके की फेक वीडियोस डालूं, नहीं। जो जरूरी होता है केवल वही टॉप क्वेश्चंस ही आपको मेजरली डाले जाते हैं, इसमें वही जुड़ जाए। इसकी पीडीएफ भी आपको मिलती रहेगी। ठीक है, चलिए ओके, चलो इसकी पीडीएफ आपको वहीं मिलेगी। आज के लिए इतना ही, अब आपसे कल मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। क्लास रोज चलिए।